हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। आज के सेशन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉपिक इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टॉपिक फ्रॉम यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इस जो टॉपिक है इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं रिगार्डिंग योर CSIR नेट। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम वैसे ही हम डिस्कस करेंगे जैसे हमने लास्ट सेशन में किए थे। तो डे बाय डे आपका जो टॉपिक्स हैं वो हम पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी टॉपिक होगा उससे जो है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। उससे पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन दैट अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे TGT कमीशन या फिर HP PGT कमीशन, DSSSB TGT, सो देयर आर बैचेस अवेलेबल एट सिविल स्टाफ। आप जो है प्ले स्टोर से वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एज वेल एज जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर भी कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज बैचेस। So these are the course features of the batches that live online lectures मिलते हैं, मॉक टेस्ट हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स होती हैं, वीकली डाउट सेशंस होते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आपको कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है the phenomena that some cells evoke a specific developmental response in other cell is। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई एक सेल है वो क्या कर रहा है, वो अराइज कर रहा है। इवोक, इवोक मीन्स कि वो आप बोल सकते हो डिस्प्ले कर रहा है, अराइज कर रहा है। किसको अराइज कर रहा है? एक रिस्पॉन्स को, डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स को इन अदर सेल। ठीक है, कोई एक और सेल है उसमें रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ये भी आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, फैक्ट से उठा के पूछा हुआ है कि क्या उसको बोला जाता है। सो ऑप्शंस आपके पास है एम्ब्रियोनिक इन्फ्लुएंस, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक स्टिमुलेशन या फिर एम्ब्रियोनिक डोमिनेंस। अब देखो ऑप्शंस जो है ना वो सिमिलर टर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ताकि जो है कंफ्यूजन हो सके। ठीक है, तो जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यहाँ पे वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा ना। बोला क्या गया है कि कुछ सेल्स क्या कर रहे हैं, एक आप बोल सकते हो जनरेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स इन अदर सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, एक सेल ने दूसरे सेल को इन्फ्लुएंस कर दिया। ये तो हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि एक सेल ने दूसरे सेल को इंड्यूस कर दिया। सो हम उस फिनोमिना को बोलते हैं दैट इज इंडक्शन। नाउ व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन क्या होता है कि एक सेल है उसने कुछ भी सिक्रीट किया, सिक्रीट क्या करते हैं वो, उनको हम बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, लिगेंड मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं, और दूसरा सेल है वो उसको रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। और जैसे ही उसने रिसीव किया तो उसके बाद इसमें बहुत सारे सिग्नलिंग का कैस्केड चलेगा। कैस्केड मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शंस दूसरे सेल में, जो भी सेल बी था जिसने उसको रिसीव किया, रिसीवर सेल, उसमें चेन ऑफ रिएक्शंस देखी जाएगी एंड एट लास्ट आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना को, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग योर एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Here you can see the explanation। अगर मैं इंडक्शन की बात करूं, देखो यहाँ पे सेल A है, दिस इज सपोज सेल B। ठीक है, अब सेल A ने क्या किया, सेल A जो है आपका दैट इज इंड्यूसर। इंड्यूसर हम इसको बोलते हैं एंड इसको हम रिस्पॉन्डर बोलते हैं या फिर रिसीवर सेल बोलते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्डर या फिर रिसीवर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे देखो सेल ए ने कुछ मॉलिक्यूल्स सिक्रेट किए जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव सिग्नल या फिर लिगेंड भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव सिग्नल या फिर लिगेंड, वो सिक्रेट करे, लिगेंड भी हम इनको बोल रहे हैं यहाँ पे देखो। और रिसीव किसने करे, रिसीव करे जो रिस्पॉन्डर सेल था या फिर रिसीवर सेल था, उसने रिसीव कर लिए। ठीक है, रिसीव किसकी हेल्प से किए, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। अब अगर आपने यूनिट 4 पढ़ा होगा उस पे आप सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं, तो सेल सिग्नलिंग में आप स्पेसिफिकली ये चीज जो है वो देखते हैं कि कैसे जो है वो दो सेल्स के बीच में सिग्नलिंग का फिनोमिना चलता है। तो यहाँ से आपको जब भी आप यूनिट 4 पढ़ोगे उसमें आप डिटेल में ये चीजें डील करोगे दैट यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स की सिक्रीशंस होती है जिनको हम लिगेंड बोलते हैं या सिग्नल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एंड जो दूसरा सेल है उसके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं। अब रिसेप्टर होंगे तो उन रिसेप्टर के थ्रू वो उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा एंड जो भी जिस भी
पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो मैसेज जो आया होगा इन द फॉर्म ऑफ दैट सिग्नल्स, वो आपको फिर रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। सपोज करिए हो सकता है ये सिग्नल ग्रोथ के लिए आए हों, तो यहाँ पे क्या होगा, एट लास्ट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है डिफरेंशिएशन के लिए हो, जो भी जिस भी चीज के लिए सिग्नल होगा उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो पूरी प्रोसेस है दैट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडक्शन में इनमें से कौन सा एक मैकेनिज्म है जो कि नहीं देखा जाता। ठीक है, अब इंडक्शन की प्रोसेस हमने देखी कि क्या क्या चीजें होती है, तो इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है, कौन सा मैकेनिज्म है जो कि नहीं देखा जाता, वो अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स। तो अब देखो इंडक्शन में क्या हो रहा था बेसिकली, अगर मैं यहां से बात करूं तो यहाँ पे ये जो हम इनको बोल रहे थे दैट इज लिगेंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, लिगेंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ये क्या है बेसिकली, ठीक है, दे कैन एक्ट एज मॉर्फोजन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये मॉर्फोजन ही है। मॉर्फोजन मतलब ये क्या करते हैं, ये ग्रेडियंट बना के दूसरे सेल के पास जाते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट है, जो जो नियर बाय सेल है वो उनको रिसीव करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये तो होता है कि एक्टिवेशन मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स का होता है, दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ मास्टर कंट्रोल जीन, बिल्कुल होता है, तभी तो ये सारी के सारी इंडक्शन की प्रोसेस आपकी हो पा रही है, क्योंकि जो मास्टर कंट्रोल जीन्स हैं, जो सारे के सारे आप बोल सकते हो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, उनकी रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मतलब यहाँ से फिर प्रोटीन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होगी और फर्दर जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म होगा, जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिलेगा। So that is also true. थर्ड है इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। अब देखो इंडक्शन में क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे एक सेल था वो दूसरे सेल को इंड्यूस कर रहा था, इंड्यूस करके इसमें रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था। सपोज करिए इसके लिए रिस्पॉन्स था कि इसको डिफ्रेंशिएट होना है, सपोज दैट। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट होना है, दैट इज द एट लास्ट फंक्शन जो उसने एंड में गेन किया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनहिबिशन हो जाता है सेल प्रोलिफरेशन का, मतलब जो डिवीजन है, प्रोलिफरेट करेगा सेल, वो रुक जाएगा। अगर रुकेगा तो सोचो यहाँ पे क्या हो रहा था। अब अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, ठीक है, अगर हम इंडक्शन ऐसे समझें दैट ऐसा नहीं होता कि सेल ए है, ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पे सेल बी था। ठीक है, अब इसने क्या करा, कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो सिक्रेट करे, जिनको हमने लिगेंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोला, एंड इसके पास रिसेप्टर था, इसने वो रिसीव करे। अब ये नहीं होता जैसे ही रिसीव करे वैसे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, वैसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता, होता कौन सा पाथवे है, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट कौन सा पाथवे है, दैट एक कैस्केड चलता है, कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग मीन्स अब यहाँ पे इसने रिसीव करा, इसके बाद ये किसी और फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और फैक्टर को, एंड एट लास्ट तब आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक कैस्केड, एक चेन ऑफ रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब चेन ऑफ रिएक्शंस जब देखने को मिलेगी तो हो सकता है यहाँ पे प्रोलिफरेशन तो देखने को डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो इंडक्शन में जब तक ये चीजें हो रही हैं, इंडक्शन का फिनोमिना, तब आपकी प्रोलिफरेशन जो है वो इनहिबिट नहीं होती। एट लास्ट जब सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट मतलब उसने फंक्शन गेन कर लिया, तब वहां पे हम बोल सकते हैं कि अब प्रोलिफरेशन उसमें नहीं देखी जाएगी, क्योंकि उसने फंक्शन गेन कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि इंडक्शन की ही प्रोसेस में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये इनहिबिशन हो जाता है, सो दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट इन्वॉल्व इन इंडक्शन। लास्ट है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, बिल्कुल होता है, तभी ये सारी की सारी प्रोसेस जो है आपकी इंडक्शन की वो हो पा रही है। सो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ये आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रिगार्डिंग पूरी की पूरी जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे मेंशन है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, आप यहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडक्शन इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफन इन्वॉल्व सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू। अब यहाँ पे क्या है कि इंडक्शन जो हो रहा है वहां पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोल रहे थे दीज आर द सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लिगेंड भी बोल रहे थे। किससे बाइंड कर रहे थे फर्दर, ये यहाँ पे किससे बाइंड जो है ये यहाँ पे कर रहे थे,
अब ये लिगेंड थे, सिग्नल मॉलिक्यूल्स थे, इनको रिसीव किया जा रहा था बाय द रिसेप्टर, ठीक है, जो रिसेप्टर थे वो इनको रिसीव कर रहा था बेसिकली। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट थे, जो सेल था उसके सरफेस पे प्रेजेंट थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर था और यहाँ पे लिगेंड आके वो इनको रिसीव कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखो जो रिसीव होगा ना, रिसीव किया जाएगा सिग्नल वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू, और जो रिस्पॉन्स होगा फिर, या फिर आप बोल सकते हो कैस्केड चलेगा सिग्नलिंग का, वो कैसा होगा, वो इंट्रासेलुलर होगा, वो सेल के अंदर सारी चीजें चलेगी। मतलब रिएक्शन जो इवोक होगा, रिएक्शन जो जनरेट होगा वो सेल के अंदर होगा, बट रिसीव कहाँ से किया जाएगा, जो रिसेप्टर होगा दैट विल बी ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन बेसिकली जो है उस पर बाइंड करते हैं, कहाँ पे बाइंड करता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, न्यूक्लियर एनवेलप पोर्स, या फिर सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो अभी हमने देखा कहां पे बाइंड करेगा, जो सेल के सरफेस पे, यहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे सरफेस पे, वहां पे आके ये बाइंड करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो इंट्रासेलुलर होगा। तो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन आपकी डी जो है सेल सरफेस रिसेप्टर, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपकी हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर है क्यों ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर डायग्राम है देखो, यहाँ पे इंडक्टिव सिग्नल है, ठीक है, लिगेंड जिसको हम बोल रहे हैं, रिसेप्टर कहाँ पे है, दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, उसके सरफेस पे है, ठीक है, सेल के सरफेस पे यहाँ पे रिसेप्टर है, एंड रिस्पॉन्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है दैट इज इंट्रासेलुलर। अगर आपसे रिस्पॉन्स पूछा जाएगा तो वो इंट्रासेलुलर होगा, रिसेप्टर जो है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, या फिर आप सेल सरफेस बोल सकते हो, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल सरफेस, क्योंकि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर। सो हियर इज एन एक्सप्लेनेशन, सेल सरफेस रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको भी पता लग रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि दो सेल्स के बीच में अगर जब भी डेवलपमेंट हो रही है तो वी नो ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगी, दो सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है दैट इज वेरी मच नेसेसरी, राइट। So the ability of cells to respond to a specific inductive signal is called. अब हम बोल रहे थे यहाँ पे सेल A है, उसने कोई भी सिग्नल यहाँ पे जो लिगेंड था, जो सिग्नल मॉलिक्यूल थे वो सिक्रेट किए, किसने रिसीव करा, बी सेल ने, विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर। लेकिन ये कौन सा फिनोमिना हो गया, ये फिनोमिना हो गया इंडक्शन का, ठीक है, जिसमें हम क्या बोल रहे थे, जिसमें हम इसको इंड्यूसर बोल रहे थे और इसको हम रिसीवर बोल रहे थे। यहां तक पिक्चर क्लियर है। नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड कि यहाँ पे देखो बोला गया है कि ये जो रिस्पॉन्डर है, रिसीवर है, इसकी कैसे एबिलिटी है, क्या इसके पास वो, हम उसको पर्टिकुलर टर्म से डिनोट करते हैं उसकी एबिलिटी को, कि वो इस लिगेंड को जो आ रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल, इसको रिसीव कर पा रहा है। व्हाट इज दैट कॉल्ड, ये आपसे पूछा गया है। सो वो उसको हम बोलते हैं रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। तो हम उसको एक टर्म देते हैं दैट इज कॉम्पिटेंस, ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। मींस हम बोल सकते हैं कि जो रिसीवर है बेसिकली वो क्या है, उसके पास कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस मतलब आप जनरली अगर आपने रिलेट करना है तो आप केपेबिलिटी से कर सकते हो, ठीक है, कि उसके पास क्या है, केपेबिलिटी है, दैट सेल इज केपेबल टू रिसीव दीज सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ये जो इंड्यूसर है, जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है, उनको रिसीव करने की कैपेबिलिटी किसके पास होती है, रिसीवर के पास होती है, और उसी कैपेबिलिटी को हम कॉम्पिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी, यहाँ पे देख लो आप। अब और सिग्नलिंग जो होती है बेसिकली, ये भी आप यूनिट 4 में डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है, कितने टाइप की सिग्नलिंग आती है। बेसिकली अगर मैं बताऊं, जैसे जक्स्टाक्राइन है, दैट इज कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, यहाँ पे आपको दिख रही है, दो सेल कैसे होंगे आपस में, कॉन्टेक्ट में होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पैराक्राइन की बात करूं तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपकी देखने को मिलती है, ठीक है, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने को मिलती है। यहाँ पे दो सेल्स कैसे हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एंड यहाँ पे ग्रेडियंट जो डिफ्यूजन की, जैसे आपका बोल सकते हो आप, जो लिगेंड मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं, बेसिकली ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं, एंड जो भी नियर बाय सेल्स हैं वो उनको रिसीव करके फर्दर रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट करते हैं, राइट। सो दैट इज बेसिकली, ये होना क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, दैट इज द टिश्यू कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्पिटेंस है।
तभी यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है। दूसरा सेल रिसीव तभी कर पाएगा जब वो केपेबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, राइट? सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, what role do transcription factors play in determining cellular competence? अब यहाँ पे बोला गया है कि सेल को कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल आता है, वो कैसे जो है सेल को कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपकी है, दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन सेल डिफरेंशिएशन, they induce cell division in competent cells, they maintain the pluripotent state of cells, या फिर दे प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू इंडक्टिव सिग्नल्स। अब यहाँ पे देखो, अगर हम डी स्टेटमेंट से चलें, दे प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू, वो क्या प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करेंगे जब वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा तो कॉम्पिटेंस कैसे आएगी, ठीक है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, दैट इज नॉट करेक्ट। सी स्टेटमेंट आपकी है, दे मेंटेन द प्लूरिपोटेंट स्टेट ऑफ सेल्स, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा, यहाँ पे प्लूरिपोटेंसी जो है वो मेंटेन की जा रही है। बी इज दे इंड्यूस सेल डिवीजन इन कॉम्पिटेंट सेल्स, नहीं। यहाँ पे क्या बोला है कि सेलुलर कॉम्पिटेंस को डिफाइन करना है, डिटरमिन करना है, उसमें हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन ए है, दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन सेल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन में जो जीन्स इन्वॉल्व है उनका एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट करते हैं। जब उनका एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट होगा बेसिकली, तो जो अल्टीमेटली सेल है वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स दैट सिग्नल, और उसी रिस्पॉन्स की कैपेबिलिटी को हम कॉम्पिटेंस बोल रहे थे। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। Here is the explanation, क्यों ये चीजें हैं, पूरा एक्सप्लेन्ड वे में आपके सामने यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखी है, सो यू कैन ऑल्सो रीड दैट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन चिक डेवलपमेंट ऑफ विंग फेदर्स, थाई फेदर्स एंड क्लॉ डिपेंड्स ऑन एपिथेलियल स्पेसिफिसिटी कॉन्फर्ड बाय इंडक्शन फ्रॉम मेसेनकाइमल कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डर्मिस, दिस मे बी एट्रीब्यूटेड टू। अगर आपने यूनिट 5 जो है वो स्टडी किया होगा पूरा, तो उसमें आप क्या करते हो, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो रिगार्डिंग योर, दैट इज एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आंसर है, नाम जो एक्सपेरिमेंट का है वही आपका आंसर है, ठीक है? तो ये आप एक्सपेरिमेंट देखते हो, इसमें बोला क्या गया है कि चिक में जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ड्यूरिंग चिक डेवलपमेंट किसकी, विंग फेदर की, थाई फेदर की और क्लॉज की, ठीक है? विंग की हम बात करें, थाई की हम बात करें एंड क्लॉज की, तो इनकी डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे डिपेंड करती है बेसिकली जो इंडक्शन हो रही है फ्रॉम मेसेनकाइमल कंपोनेंट्स। यहाँ पे मेसेनकाइम का कंपोनेंट होता है एंड दैट इज बेसिकली, आप बोल सकते हो ये सारे मेसेनकाइम के कंपोनेंट्स है, ठीक है? और एक हम लेते हैं एपिथेलियल कंपोनेंट साथ में। तो अगर हमने मेसेनकाइम का विंग लिया है एंड एपिथेलियल का हम विंग ही लेते हैं बेसिकली, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, विंग ही देखने को मिलेगा। अगर हमने मेसेनकाइम की थाई ली है, इसका विंग है, तो आपको एट लास्ट थाई देखने को मिलेगी। अगर हमने मेसेनकाइम का क्लॉज लिए हैं, तो एट लास्ट आपको क्लॉज देखने को मिलेंगे। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से हमें देखने को मिलता है कि जो रिस्पॉन्स है, एट लास्ट हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो कौन डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है बेसिकली आपका जो मेसेनकाइमल वाला कंपोनेंट है, ठीक है? तो मेसेनकाइम वाला कंपोनेंट मतलब एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि रिस्पॉन्स या फिर आप बोल सकते हो क्या रिजल्ट आएगा उसको डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफिसिटी को डिफाइन कर रहा है। सो ये एग्जांपल जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके रिगार्डिंग था, वाज दैट ऑटोक्राइन इंटरैक्शन, नहीं। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, रिसेप्टर एक्टिवेशन हार्मोन्स, नहीं। ये है आपका रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है दैट इज मेसेनकाइमल कंपोनेंट, वो क्या कर रहा है, वो आपके रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में या उसको अफेक्ट को जो रिजल्ट है उसको बेसिकली रेगुलेट कर रहा है। इंड्यूस जो है कौन कर रहा है, यहाँ पे इंड्यूसर का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज मेसेनकाइमल सेल। अब और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखो, अब ये मेसेनकाइम का क्या क्या सोर्स था, विंग्स थे, थाई थी, फुट था, ये मेसेनकाइम से लिए चिक के, ठीक है? और क्या किया, एपिथेलियम, विंग एपिडर्मिस, एक एपिडर्मिस आपका एपिथेलियम कहां से लिया, एपिडर्मिस से लिया, ठीक है? एपिडर्मल लिया। अब क्या किया, पहले विंग और एपिडर्मल को जब कांटेक्ट में रखा, देखने को क्या मिला आपको, आपको विंग फेदर ही देखने को मिला। तो
तो यहाँ पे आप देखो विंग है, यहाँ पे विंग एपिडर्मिस है, विंग मेसेनकाइम है, विंग फेदर देखने को मिला। ठीक है, हमें नहीं पता लग रहा कौन इंड्यूस कर रहा है। सेकंड में हम चलते हैं, सेकंड में थाई लिया और यहाँ पे विंग ही लिया, लेकिन एट लास्ट आपको कौन सा फेदर देखने को मिला, दैट इज थाई फेदर। मतलब यहाँ पे भी थाई आपको, और थाई किसका कंपोनेंट था, मेसेनकाइम का। सोर्स जो था दैट वाज मेसेनकाइम। अब यहाँ पे जो था फुट था, क्लॉज बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे आपका विंग था, लेकिन एट लास्ट आपको स्केली क्लॉज ही देखने को मिले। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ये जो मेसेनकाइम वाला रीजन है ये इंड्यूस कर रहा है, एंड इंड्यूस करके रिस्पॉन्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग जनरेट करवा रहा है, जहां का मेसेनकाइम आपका सोर्स था बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है दैट इज रिगार्डिंग योर रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ये आप पढ़ते हो, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हो ड्यूरिंग योर दैट इंडक्शन टॉपिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडक्शन इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ सेल। दिस इज आल्सो योर CSIR नेट PYQ, पिछला वाला भी PYQ था, उससे ऊपर वाले आपके जो थे वो आपके न्यू क्वेश्चंस थे, जो आपको बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडक्शन इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ सेल इन द एम्ब्रियो। ठीक है, इंडक्शन किस पे बेसिकली डिपेंड करती है कि एक एम्ब्रियो पे उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन क्यों, क्योंकि और जो बाकी सेल्स हैं वो उसको इंड्यूस कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंटल फेट ऑफ अनदर। करेक्ट है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं इसके फेट को, ये सारे के सारे जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला गया है, The following statements were made regarding induction in a developing embryo. अब इंडक्शन के रिगार्डिंग क्या है, कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए क्या है आपकी, द इंडक्टिव सिग्नल, जो सिग्नल सिक्रिएट किया जा रहा है जिसको हम इंडक्टिव सिग्नल बोल रहे हैं, कैन बी अ प्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम इंड्यूसिंग सेल्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑफ अ रिस्पॉन्डिंग सेल। ठीक है, कि वो जो प्रोटीन, वो जो सिग्नल सिक्रिएट हो रहा है वो प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, जब हमने बात करी थी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, प्रोटीन्स, वो हो सकती है, दैट इज ट्रू। और कहाँ से सिक्रिएट हो रही है, इंड्यूसिंग सेल से। अब ये भी हमें पता है कि एक सेल है वो सिक्रिएट कर रहा है, दैट कुड बी अ प्रोटीन, और इस सेल को हम इंड्यूसिंग सेल बोलते हैं। यहाँ तक करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑफ अ रिस्पॉन्डिंग सेल। अब ये यहाँ से जाएगा, कहाँ पे बाइंड करेगा, ये रिस्पॉन्डिंग सेल है, इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई, यहाँ पता लग गया, एक पे हम श्योर हो गए। अब यहाँ से एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं, ए करेक्ट है, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ नहीं है, मींस ये हमारी जो थी ये दोनों के दोनों गलत हो गई। और आप क्या यहाँ पे देखते हो, बी हमारी बेसिकली हमें देखने की नीड नहीं है, क्योंकि बी अब हमारी ऑप्शन में नहीं है, मींस बी भी हमारी इनकरेक्ट होगी। लेकिन अभी हमने समझना है, रीजन देखना है, सो विल चेक कि क्यों गलत है। बी में बोला गया है, रिस्पॉन्स टू इंडक्टिव सिग्नल डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ द इंड्यूसिंग सेल। अब इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तब आपको क्या लगेगा, यहाँ पे क्या बोला है, रिस्पॉन्स टू इंडक्टिव सिग्नल, कि इंडक्टिव सिग्नल आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंस पे करता है। बिल्कुल ठीक है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए तभी रिसीव कर पाएंगे रिस्पॉन्ड, लेकिन किसकी कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस किसकी होनी चाहिए, इंड्यूसिंग सेल की, जो इंड्यूस कर रहा है उसके पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, या फिर रिसीवर के पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ठीक है, रिसीवर की कॉम्पिटेंस थी ना, क्योंकि वो रिसीव करेगा, तो यहाँ पे जो है इंड्यूसर सेल नहीं है, रिस्पॉन्डर सेल होता तो ये करेक्ट होती, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, सी स्टेटमेंट आपकी बोलती है, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन अकर्स व्हेन द रिस्पॉन्डिंग सेल इज ऑलरेडी कमिटेड टू अ सर्टेन फेट। अब आपके पास दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको एक क्विक आइडिया दूं तो आपके पास दो टाइप की आप बोल सकते हो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस आती हैं, दैट इज कौन कौन सी आती हैं, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव। अब ये कौन सी इंटरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्टिव मतलब कोई एक सेल है उसको पता ही नहीं है कि इसको क्या बनाना है, उसको क्या चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि ये करो। जैसे आप हो, सपोज करिए आप हो, आपको कोई पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, डायरेक्शन लेस हो, आपको डायरेक्शन चाहिए, मींस इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि क्या मुझे करना है। ठीक है, तो वो होती है आपकी कौन सी इंटरेक्शन, दैट इज योर इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन।
परमिसिव में क्या होता है, परमिसिव में जैसे सपोज करो आप हो, आपको पता है आपको ये काम करना है, लेकिन आपको क्या है, आपको परमिशन चाहिए कि ये काम मैं स्टार्ट करूं ना करूं, लेकिन काम का आपको पता है। लेकिन दूसरे केस में क्या था, आपको काम का भी आइडिया नहीं है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। सेम यहाँ पे भी होता है, जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको पता है उनको फर्दर किसमें चीज में डिफरेंशिएट होना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, बट उनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट उनको परमिशन ग्रांट करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं दैट इज द परमिसिव इंटरेक्शन। लेकिन एक और आती है आपकी, दैट इज इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में क्या होता है आपका, बेसिकली सेल जो है वो अपने अराउंड जो सेल्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको उठा के कहीं और रखेंगे, अगर कोई एक स्पेसिफिक टिश्यू है उसको हमने, अब ये अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पे एक्सपेरिमेंट आते हैं, ठीक है, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर होता है कि क्या चीज है। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कोई एक सेल है, अगर मैंने उसको उठा के यहाँ पे सपोज करो वो मसल्स बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपका लीवर सेल में मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया, तो एट लास्ट वो क्या करने लगेगा, वो लीवर ही बनाने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो होता है वो इंस्ट्रक्टिव, साथ में जो सेल्स हैं वो उसके फेट को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन कब होती है, जब रिस्पॉन्डिंग सेल, कोई एक सेल है दैट इज ऑलरेडी कमिटेड टू अ सर्टेन फेट, उसको पता है कि मुझे क्या बनाना है और वो कमिटेड है, तब हम उसको बोल रहे हैं इंस्ट्रक्टिव होती है। लेकिन अभी आप देख सकते हो तब तो परमिसिव होती है ना, कि उसको पता है मुझे क्या बनाना है, सिर्फ परमिशन चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गई, यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव की जगह परमिसिव होता तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती। सो ऑप्शन बी सी आपकी इनकरेक्ट हो गई, ऑप्शन डी ही आपकी बचती है। सो आपका आंसर जो है वो ए डी हो जाता है, सी यहाँ पे, लेकिन हम डी भी देख लेते हैं, व्हाई इट इज करेक्ट। Lateral inhibition is an induction that results in differentiation of individual cells in an regularly spaced पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है लेटरल इनहिबिशन क्या है, एक टाइप की इंडक्शन ही है, जहां पे क्या है बेसिकली एक सेल, अब लेटरल इनहिबिशन क्या होता है कि कोई एक सेल है, उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेल में वो डिवाइड हो रहा है या कोई भी डिफरेंशिएशन हो रही है, तो वो दूसरे सेल को इनहिबिट करेगा कि मैंने ये बना दिया तो तुम ये मत बनाओ, दैट इज बेसिकली लेटरल इनहिबिशन। तो ये आपको देखने को मिलता है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ए और डी आपकी यहाँ से करेक्ट हो जाती है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट्स ए एंड डी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, क्यों दिस ए स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों बी इनकरेक्ट है, क्यों सी इनकरेक्ट है, क्यों डी करेक्ट है, ठीक है। तो फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यहाँ से भी ये स्टडी कर सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट द एरिया ऑफ प्रिजर्वेटिव एक्टोडर्म फ्रॉम एन अर्ली फ्रॉग गैस्ट्रुला, ये भी देखो एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैंने बिगिनिंग में ही आपको बोला था कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट उठा के जो है वो आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एंड ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट लाइन टू लाइन कहाँ से है, अगर मैं आपको बुक भी बता दूं, अदरवाइज मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है वो डेवलपमेंटल बायो सभी बेसिकली जो यूनिट्स हैं उसके लिए बनाई है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट कि कौन से आप पर्टिकुलर यूनिट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं। बट मेनली अब यहाँ भी मैं बता दूं, दैट इज गिलबर्ट, बेस्ट बुक फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मोस्ट ऑफ द आपके CSIR नेट जो है वहां से डायरेक्ट लाइन उठा के जो है वहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपकी गिलबर्ट में मेंशन्ड है एज इट इज, जैसा क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रखा है। सो क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द एरिया ऑफ प्रिजर्वेटिव एक्टोडर्म फ्रॉम एन अर्ली फ्रॉग गैस्ट्रुला was transplanted to a region of a newt gastrula। अब यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पे अर्ली फ्रॉग का गैस्ट्रुला था, ठीक है, वहां उसको लिया गया और यहाँ पे न्यूट जो है वो लार्वल स्टेज होती है सैलमेंडर की, ठीक है, वहां पे क्या कर दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से उठाया और यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया। तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला जो सैलमेंडर का लार्वा था दैट इज न्यूट, उसके पास फ्रॉग जैसा माउथ था, इसके पास फ्रॉग जैसा माउथ था, एंड फ्रॉग के पास जो थे वो न्यूट जैसे बैलेंसर थे, ठीक है। मतलब जो जो एरिया एक्सचेंज हुआ था उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने जो उनको पता था, जो उनको बनाना था एट लास्ट वही उन्होंने बनाया, उन्होंने चेंज नहीं करा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने यहाँ पे बताया जा रहा है,
इज इट डिटर्मिनेशन, जेनेटिक स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरैक्शन, रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरैक्शन, या फिर ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आगे अभी हम नेक्स्ट वाले सेशन में स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे, उसके भी हम एमसीक्यूज करेंगे, उसमें भी आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, सो दैट इज नॉट ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, वो नहीं है, डिटर्मिनेशन भी नहीं है, रीजनल स्पेसिफिसिटी भी नहीं है, क्योंकि रीजन डिफाइन नहीं करा। डिफाइन क्या कर रहा है, हमने क्या लिया, हमने एक एरिया लिया, मतलब एक्टोडर्म से एक टिश्यू उठा के लिया, तो उस टिश्यू में क्या है, सेल है, बेसिकली जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, और वही जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या कर रही है, किसी और में जाके, जैसे फ्रॉग न्यूट में जाके फ्रॉग वाला ही पार्ट बना रहा है, मतलब वो जीन्स जो है, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी जो है, उसकी इंडक्शन वहां पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपकी हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन है वो नहीं इंड्यूस कर रहा, जो आपके बेसिकली जेनेटिक कॉम्पोजिशन है कि माउथ बनाना है, वो उसके लिए बेसिक जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, तो यहाँ जाके भी माउथ ही बना रहे हैं, माउथ किसके, फ्रॉग के जैसे। यहाँ पे अगर मैंने न्यूट के जो एरिया था वहां से यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे न्यूट की तरह बैलेंसर जो है वो फ्रॉग में देखने को मिल रहे हैं, तो एग्जाम्पल है दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर, यहाँ पे आप देखो दैट इज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट इज अर्ली फ्रॉग गैस्ट्रुला, ये न्यूट गैस्ट्रुला अर्ली है, तो यहाँ से पहले क्या किया, फ्रॉग का यहाँ से टिश्यू उठा के कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे न्यूट पे कर दिया, देखने को क्या मिला कि न्यूट के पास फ्रॉग जैसे जो थे वो माउथ यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, न्यूट का गैस्ट्रुला फ्रॉग के न्यूट से लिया, फ्रॉग में इंसर्ट कर दिया, तो अब आप देख सकते हो ये बैलेंसर्स न्यूट में होने चाहिए थे, ये फ्रॉग में देखने को मिले माउथ की जगह पे, तो ये, और इनको हम क्या बोलते हैं, जो आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज काइमेरास। ठीक है, ये आपको काइमेरास जो है वो देखने को मिलते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप पढ़ोगे जैसे ही आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को डील करोगे, तो दैट इज बेसिकली जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव इंटरैक्शंस आर टू मेजर मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंटरैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा इंस्ट्रक्टिव होती है, परमिसिव होती है, इंस्ट्रक्शन चाहिए, इसमें सिर्फ परमिशन चाहिए, पता होता है क्या बनाना है। ठीक है, दोनों है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपेयर्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल लाइंस एंड कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। अब यहाँ पे क्या है, सेल लाइंस और स्टेम सेल्स के बारे में जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन सी बेसिकली इंटरेक्शन जो है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सेल लाइंस विच आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी रिट्राइव्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स वेयर दे बिहेव एज पर देयर ओरिजिनल सेल्फ। ठीक है, सेल लाइंस कैसे बिहेव करेंगे, अपने ओरिजिनल सेल्फ जैसे ही, जैसे इनको करना चाहिए वैसे ही वो बिहेव कर रही हैं, एंड कॉर्ड ब्लड सेल, ठीक है, दे आर बिहेविंग एज एन ओरिजिनल सेल्फ, मतलब वो चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है, कॉर्ड ब्लड कैन आल्सो बी रिट्राइव्ड फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन फॉर प्रोक्यूरिंग स्टेम सेल्स, अनलाइक स्टेम सेल लाइंस, जो स्टेम सेल्स हैं they can be additionally induced to undergo differentiation into desired lineage। मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको इंड्यूस कर सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग जो है डिजायर्ड लीनिएज इनसे बेसिकली जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये भी कौन से इंटरेक्शन करता, हम दो इंटरेक्शन की बेसिकली बात करते हैं, एक इंस्ट्रक्टिव एक परमिसिव। इंस्ट्रक्टिव में नहीं है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए क्या करना है। ठीक है, तो स्टेम सेल्स को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी कि ये पर्टिकुलर सेल लिनिएज बनाओ, उसने बना दी, लेकिन यहाँ पे सेल लाइंस क्या है, वो अपने जैसा ही बिहेव कर रही हैं, मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ परमिशन चाहिए कि हमें पता है क्या बनाना है, सिर्फ परमिशन दो, यस नो बोलो और हम अपना काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन सी इंटरेक्शंस बेसिकली शो करें, तो आपके क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यू जस्ट हैव टू टेल मी दैट विद द ऑप्शंस। ए बोलता है बोथ सेल लाइंस एंड स्टेम सेल्स शो इंस्ट्रक्टिव, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी बोलता है सेल लाइन शोज इंस्ट्रक्टिव, सेल लाइंस जो है वो इंस्ट्रक्टिव, क्या सेल लाइंस को इंस्ट्रक्शंस चाहिए क्या बनाना है, उसको तो पता है, ठीक है, उसको परमिशन चाहिए, तो यहाँ पे गलत हो गया, नहीं। वेयर स्टेम सेल्स नहीं, उल्टा बोल दिया यहाँ पे। थर्ड बोलता है सेल लाइन शोज परमिसिव, बिल्कुल करेक्ट है। वेयर स्टेम सेल शोज इंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल करेक्ट है आपकी सी स्टेटमेंट। डी है बोथ परमिसिव, नो, तो ऑप्शन सी जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी।
आई होप क्लियर है क्यों ये चीजें हुई। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की आपके पास डेफिनेशन है, जहां पे क्या है, कोई इंड्यूसिंग सेल ने क्या किया, नेसेसरी है न्यू जीन एक्सप्रेशन को आपको बोल सकते हो बेसिकली इवोक करने के लिए एक उसमें सेल में, ठीक है। सो दैट इज इंस्ट्रक्टिव कि कोई भी एक सेल है उसने इसको क्या कर दिया, बोल दिया कि आपको ये नहीं ये करना है, इंस्ट्रक्शंस दी। नेक्स्ट परमिसिव में क्या है कि उसके पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड है वो सेल, और उसने क्या किया है, उसको सिर्फ एक एनवायरमेंट से परमिशन चाहिए कि मैं इसमें डिफरेंशिएट हो जाऊं या फिर अभी नहीं हूं। सो दैट इज बेसिकली परमिसिव एंड इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी व्हाट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स अंडरलाई द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ड्यूरिंग टिश्यू डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बोला गया है कि इंडक्शन की प्रोसेस में इनमें से कौन सा आपका बेसिक आप बोल सकते हो मैकेनिज्म जो है वो हेल्प करता है। क्या क्या होता है इसमें, एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बिल्कुल होते हैं, जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है, तभी फर्दर रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ माइक्रो आरएनए एक्सप्रेशन, ये सारी के सारी टर्म्स आपकी इंडक्शन में देखी जाती है। इंडक्शन एक प्रोसेस है, अब जिसमें क्या हो रहा है, एक सेल में आप रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हो, रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हो तो इस सेल में क्या चल रही है, बहुत सारी सिग्नलिंग का कैस्केड चल रहा है। सिग्नलिंग चल रही है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स चाहिए, वो कौन से हो सकते हैं आपके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब सिग्नलिंग चलेगी, रिस्पॉन्स होगा, तो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो भी ऑल्टर होगा, जो भी सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एंड माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा। मींस सारे के सारे चीजें जो है ये हमें देखने को मिलती है। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी, करेक्ट। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन क्यों ये करेक्ट है, ठीक है, दैट यू कैन रीड दैट एज वेल। So that was all about your this topic induction and competence. इन केस आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है उसको पूछ सकते हैं। एंड फॉर फ्री कंटेंट आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिगार्डिंग एनी ऑफ द फ्री मटेरियल वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच।